नमस्कार। फौज लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपने अक्सर देखा होगा, चाहे कोई सरकारी ऑफिस हो चाहे कोई प्राइवेट ऑफिस हो, हर ऑफिस में कुछ न कुछ चापलूस होते हैं। उन चापलूस को ही जो हेड होता है वो सुनता है और चापलूस ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं। जो काम करने वाले बंदे होते हैं, हार्ड वर्क जो करते हैं, मेहनती होते हैं, सिंसियर होते हैं, जिनको काम की नॉलेज होती है, ऐसे लोगों को तभी याद किया जाता है जब कोई काम फंस जाता है। फौज में भी अक्सर ऐसे ही होता था। जो काम वाला बंदा था या काम वाला बंदा होता है, छुट्टी की जब बात आती है तो काम जब रुकता है तो कहते हैं नहीं, इसको छुट्टी नहीं भेजेंगे। और जो चापलूस होते हैं वो वहाँ भी फ़ायदा उठाते हैं। आज हम इसी तरह की एक घटना शेयर करें जो कि 1990 की घटना है, ट्रेनिंग सेंटर की घटना है। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी और एयरफोर्स की जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, सारा काम अंग्रेजी में चलता था, सारी ट्रेनिंग अंग्रेजी में थी, सारी किताबें अंग्रेजी में थी। लेकिन 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद जैसी ट्रेड साइड में गए, ट्रेड साइड में टेक्निकल चीज़ें आ गई। टेक्निकल में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो इस कारण से मैं क्लास को टॉप भी किया था। तो हमारे साथ एक लड़का था नैनीताल का, खत्री उसका नाम था। प्रैक्टिकल में बहुत कमज़ोर था और प्रैक्टिकल की वजह से परेशान रहता था। इंस्ट्रक्टर थे उसको बार बार टोकते रहते थे कि तू इसी तरह अगर प्रैक्टिकल करेगा, प्रैक्टिकल में फेल हो सकता है, फेल होगा तो तू बैक फेस हो जाएगा। बैक फेस यानी कि जो 3 महीने बाद एंट्री आती है उनके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और दोबारा फिर फेल हो गया तो घर जाना पड़ सकता है। तो परेशान होता था, घर वालों को गालियाँ देता था, कहता मेरे को कहाँ फंसा दिया। तो मैंने उसको कहा कि खत्री भाई साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल हैंड बहुत अच्छा है और बहुत फास्ट भी है। फाइनल में जो जॉब आएगा, जितनी देर में बच्चे एक प्रैक्टिकल करेंगे उतनी ही देर में मैं 2 प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। आप अभी से मेरे साथ लगकर प्रैक्टिकल कीजिए, जहां भी आपको रुकावट आए मेरे से बात कीजिए, जहां आपका प्रैक्टिकल गड़बड़ करने लगे मेरे पास ले आइए, मैं उसको ठीक करूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। तो इस तरह से वो खत्री मेरे साथ ही रहने लगा। जब भी प्रैक्टिकल करता मेरे साथ काम करता, जहां उसको गड़बड़ होती मैं उसको ठीक करवाता, जहां वो घबराता उसको बताता ऐसे नहीं ऐसे करना है। प्रैक्टिकल जब करते थे, खासकर कटिंग होती थी, फिटिंग होती थी, जैसे वी फिट करना है, टी फिट करना है, या सीट को काट के बेंडिंग करना है, फ्लेंजिंग करना है, होलोइंग करना है। तो मैं जब भी सीट काटता था या कोई भी मेटल काटता था तो एकदम एक्यूरेट मार्किंग करता था। एक्यूरेट मार्किंग करके उसको बिल्कुल एक्यूरेट काटता था और फाइलिंग करने की बहुत कम जरूरत पड़ती थी। दूसरे जो बच्चे थे वो जितना मेजरमेंट होता था, मेजरमेंट से कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट पे लाइन लगा के कुछ एक्स्ट्रा काटते थे, वहां से फिर फाइलिंग करके लाते थे, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता था। यही कारण है कि मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल जमा कर देता था। जो 12 घंटे की प्रैक्टिकल होती थी मैं 8-9 घंटे में कर देता था। 18 घंटे की प्रैक्टिकल होती थी मैं 10-12 घंटे में कर देता था। एक बार तो हमारा फाइनल एग्जाम था और फाइनल एग्जाम के से पहले एक प्रैक्टिकल जॉब दिया था, जिसको पहले 12 घंटे का जॉब दिया था। जो 12 घंटे का जॉब था मैंने 8-9 घंटे में पूरा कर दिया था। उसके बाद एक दिन का और टाइम दिया कि 6 घंटे और दिए जाते हैं, कल इसको खत्म करो। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल है, फाइनल प्रैक्टिकल है, वो नया जॉब दिया जाएगा। लेकिन तीसरे दिन भी बच्चे पूरा नहीं कर पाए। जब तीसरे दिन भी नहीं कर पाए, अगले दिन जो नया जॉब देना था, तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नया जॉब देने के बजाय आप उसी को कंप्लीट कर दीजिए और यही आपका प्रैक्टिकल मान लिया जाएगा। क्योंकि उस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम था इसलिए सभी बच्चे प्रेजेंट थे, वरना एक जो बच्चा है या हमारे में से एक जो ट्रेनर था वो बिलेट ड्यूटी रहता था। बिलेट ड्यूटी क्या होती थी, सारे ड्यूटी पे जाते थे तो वहां पे एक बंदा बिलेट में रहता था ताकि कोई चोरी चारी ना हो जाए उसकी देख रेख के लिए। तो उस दिन कोई भी उस ड्यूटी पे नहीं था, सभी ड्यूटी गए थे क्योंकि प्रैक्टिकल थी। तो मैंने कहा कि सर मेरा तो प्रैक्टिकल 2 दिन पहले ही पूरा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप बिलेट में जाके बिलेट ड्यूटी दीजिए। तो उस दिन सभी प्रैक्टिकल कर रहे थे और मैं वहां पे बिलेट ड्यूटी के लिए आ गया था। जब हमारा फाइनल एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम के टाइम पे एक पित्तल की शीट से कटोरी बनानी थी, उसकी डेप्थ दी थी भाई इतनी गहराई बनानी है। फिर उसके किनारे मोड़ने थे, मोड़ने के बाद उसके अंदर वायरिंग करनी थी, यानी कि तार उसके अंदर डालना था। क्योंकि शीट से कटोरी बनानी थी इसलिए शीट का जो साइज दिया था थोड़ा मोटा दिया गया था, ताकि उसको बार बार गर्म कर करके पीट पीट के उसको कटोरी बनाई जा सके, होलो किया जा सके। अगर ज़्यादा पतली शीट देंगे फिर उसको कटोरी बनाते समय वो शीट नीचे से फट सकती थी, उतनी गहराई पे नहीं जा सकती। लेकिन इतनी मोटी शीट देने के बाद जब कटोरी बनानी शुरू की, कटोरी तो बन गई। बनने के बाद जो तार डालना, उसके अंदर वायरिंग करनी थी, मोड़ना था, उसका डायमेंशन गड़बड़ा रहा था। तो मैंने अपने जो निश्चित टाइम दिया था उस टाइम से पहले उसी शीट की कटोरी बनाकर उसको वायरिंग करके बिल्कुल परफेक्ट जॉब बनाकर रख दिया था। जो बच्चे अपने आप को समझते थे भाई हम थोड़े होशियार हैं, तो वो जब वहां तक पहुंचे उन्होंने इंस्ट्रक्टर से बात की कि सर जो आपने होलोइंग का काम दिया है, कटोरी बनाने का काम दिया है, जो सीट दी है, इस सीट की मोटाई की वजह से कटोरी तो सही बन गई है, लेकिन आगे जो वायरिंग करने हैं, वायरिंग करने के समय
हमें दिक्कत आ रही है क्योंकि इसकी वायरिंग नहीं की जा रही। तो उन्होंने पूरी क्लास को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जो ड्राइंग दी गई थी, ड्राइंग में अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा जो आपको ये वायरिंग दिया है, वायरिंग के बजाय फ्लेंजिंग करना है, यानी कि इसके अंदर तार डालने के बजाय सिर्फ इसको 90 डिग्री मोड़ के छोड़ देना है। उसका साइज दिया भी 5 mm या जो भी था इतना इसको मोड़ना है। तो मैंने कहा सर ये तो मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है, जो ओरिजिनल ड्राइंग थी और ओरिजिनल ड्राइंग के अनुसार मेरा पूरा जॉब कंप्लीट हो चुका है। बोले आपने कैसे कर दिया? मैंने ला कर दिखाया। मैंने कहा सर देखिए मेरा पूरा कंप्लीट है। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा जब इसका हो सकता है आपका क्यों नहीं? तो कहने लगे सर इसका प्रैक्टिकल हैंड अच्छा है, ये अच्छा कर लेता है, इसका हो गया, बाकी किसी का भी नहीं हो पाएगा। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा ठीक है, बाकी सब जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट के अनुसार, ड्राइंग के अनुसार आप अपना जॉब पूरा कर लीजिए। इसका जॉब जो है ओरिजिनल जो ड्राइंग थी उसके अनुसार चेक कर लेंगे, मार्क्स दे देंगे। उसके बाद जब फाइनल हमारा एग्जाम हो रहा था, पूरी 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद, उसमें एक एल्यूमिनियम का जॉब बनाना था जिसमें कटोरी बनानी थी, हिंज बनाना था, फ्लेंजिंग थी, वायरिंग थी, कई तरह के चीजें थी, उसमें रिवेटिंग भी थी। तो एक आर के सिंह था जो बिहार का लड़का था, वो थ्योरी में तो ठीक था लेकिन प्रैक्टिकल में मेरे से काफी पीछे था। लेकिन वहीं पे एक इंस्ट्रक्टर था प्रसाद जी, सार्जेंट प्रसाद, वो भी बिहार के थे। वहीं पर पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जो अक्षेत्रवाद है या जातिवाद जिसको हम कहते हैं, या और वर्गवाद के नाम से जो भेदभाव होता है, भाई भतीजा होता है, वहीं से मुझे महसूस हुआ। कैसे महसूस हुआ? क्योंकि फाइनल जॉब में जब 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनल जॉब हुआ था, जो आर के सिंह था बिहार का था, उसका जॉब टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे और मेरा एकदम सभी जॉब परफेक्ट रहते थे। तो जो ट्रेड में अच्छा होता है, जिसका प्रैक्टिकल सबसे अच्छा होता है, उसको लास्ट में बेस्ट इन ट्रेड का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो बेस्ट इन ट्रेड का सर्टिफिकेट देना था वो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि थ्रू आउट मेरा प्रैक्टिकल सबसे अच्छा था, फाइनल भी मेरा सबसे अच्छा था, जो टाइम दिया था टाइम से पहले दे दिया था। आर के सिंह जो था वो थ्रू आउट भी मेरे से काफी पीछे था प्रैक्टिकल में, और फाइनल में उसके जॉब के ही 2 टुकड़े हो गए थे। कायदे से देखा जाए 2 टुकड़े के बाद तो बेस्ट इन ट्रेड छोड़िए, पास करना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको बेस्ट इन ट्रेड दिया गया। इतना ही नहीं, जिसका थ्रू आउट परफॉर्मेंस अच्छा रहता है या ट्रेड अच्छा रहता है तो उसको डायरेक्ट LAC का रैंक दिया जाता था। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय हमें ACUT बोला जाता था। ACUT का मतलब है एयरक्राफ्ट्समैन अंडर ट्रेनिंग। 18 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब हम यूनिट में गए हैं तो वहां हमारा रैंक हो गया ACN के एयरक्राफ्ट्समैन। उसके बाद 1 साल के बाद हम प्रमोशन का एग्जाम दे सकते थे, और प्रमोशन का एग्जाम देने के बाद जो अगला प्रमोशन होता था उसको बोलते थे LAC। LAC मतलब लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। तो जो ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे अंक लेता था उसको AC की बजाय डायरेक्ट LAC पास आउट किया जाता था, और उसको यूनिट में जाने के बाद 1 साल के बाद एग्जाम नहीं देना पड़ता था, यानी वहीं से सीधा उसका प्रमोशन हो जाता था। आर के सिंह जिसका फाइनल जॉब टूट गया था उसको बेस्ट इन ट्रेड तो दिया ही दिया, साथ में डायरेक्ट LAC भी उसको दे दिएगा। मेरे को डायरेक्ट LAC भी दिया और बेस्ट इन ट्रेड भी दिया। जब हमारी पार्टी हुई थी, मैंने पहले वीडियो में बताया था, बिलेट में जब सब आए थे तो उसमें सीनियर मैन था हमारा SK दत्ता, जो कि मध्य प्रदेश से था। उसने भी सवाल किया था इंस्ट्रक्टर से, कहने लगा सर ठीक है डायरेक्ट LAC आपने आर के सिंह को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस्ट इन ट्रेड तो इनको मिलना चाहिए था। इनका ट्रेड आपको पता है जो प्रैक्टिकल एंड है सबसे अच्छा है, सबसे कम टाइम में प्रैक्टिकल करते हैं, सबसे अच्छी प्रैक्टिकल करते हैं, मेजरमेंट इनका एकदम एक्यूरेट होता है, और बेस्ट इन ट्रेड का इनको मिलना चाहिए। इंस्ट्रक्टर एकदम चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, जो सरकारी सेक्टर हो, प्राइवेट में भी ऐसा बहुत बार होता है। जो टैलेंटेड होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो चापलूसी करते हैं वो चापलूसी कर करके आगे निकल जाते हैं। असेसमेंट की जब बारी आती है, आपको पता हो साल में 1 बार असेसमेंट मिलता है। जो चापलूस होते हैं, असेसमेंट का जब टाइम आता है, वो जो हेड होता है किसी भी संस्था का, उसकी चापलूसी और थोड़ी बढ़ा देते हैं और वो असेसमेंट अच्छा ले जाते हैं। जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको चापलूसी करनी नहीं आती, वो काम से काम रखते हैं, अपने काम की पूरी नॉलेज होती है, और जब कोई उनको परेशान करता है तो वो आवाज भी उठाते हैं, और किसी भी हेड को आवाज उठाना पसंद नहीं होता। जब भी कोई हेड से सवाल करता है तो हेड को लगता है कि ये मेरे ऊपर सवाल क्यों कर रहा है, जबकि सवाल तो कोई भी कर सकता है। बच्चे जब टीचर से सवाल करते हैं तो टीचर को भी ऐसे लगता है कि ये मुझसे सवाल क्यों कर रहा है, जबकि बच्चे का काम होता है सवाल करना और टीचर का काम होता है समझाना। बच्चे जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतने ही ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, और टीचर जितना बच्चों के सवालों को जवाब देगा उतना ही जो टीचर है और बच्चा है उसकी बाउंडिंग बढ़ती जाएगी, बच्चा टीचर को ज्यादा पसंद करता जाएगा। यह दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में इस तरह बहुत कम होता है। ज्यादातर जो टीचर है या जो हेड है अपने आप को सुप्रीम समझता है और दूसरे समझता है कि मेरे से सवाल ही क्यों कर रहा है। आपके साथ भी इसी तरह कोई न कोई घटना घटी होगी, आपने महसूस किया होगा, या आपके किसी जान पहचान में या किसी रिश्तेदारी में किसी न किसी के साथ ऐसा अन्याय जरूर हुआ होगा। अगर आप अपने कोई इसी तरह की घटना शेयर करना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम लोगों को, दर्शकों को दिखा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।